मैं जब जेठ जी के बच्चे को दूध पिलाती तो जेठ जी सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको बहुत शर्म आती, मगर जेठ जी को कुछ ना कहती, क्योंकि जेठ जी 30,000 देते और मैं अपना 30,000 हरगिज़ गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात जेठ जी का बच्चा बुखार में तपने लगा। जेठ जी ने दवाई दी और कहने लगे, आज रात मैं उनके कमरे में रुक जाऊं। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब जेठ जी मेरे करीब आए और कहने लगे कि उनका भी दूध पीने को मन कर रहा है, जिसे सुनकर मेरे जज्बात उठने लगे थे। मेरा जेठ तो पति के मुकाबले काफ़ी तंदुरुस्त था। जेठ को देखकर मैं अपने आप पर काबू ना पा सकी और फिर जेठ जी ने बच्चे के साथ साथ ही मेरे पति की तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा कम थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए कहीं नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी भी कर सकती थी। एक बार जेठ जी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं पूरा सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। वह काम ही कुछ अलग सा था। वह कहने लगे कि उसके कोई जानने वाले हैं क्या, क्योंकि उन्हें एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। जब जेठ जी ने मुझे यह बात कही तो मैं उनकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी। वह कहने लगे कि वह बहुत ही अमीर है और उसे अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। उसके खातिर तो वह उस औरत को बहुत अच्छी कीमत भी देंगे। मैंने कहा, जेठ जी मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं किसी से पूछकर आपको उस औरत के बारे में ज़रूर बताऊंगी। बात हो जाने के बाद मैं मन में ही सोचने लगी, जेठ जी के पास इतना पैसा है और एक मेरे पति के पास इतनी कमाई भी नहीं कि घर का खर्चा चलाया जा सके। जेठ जी की पत्नी भी इतनी खूबसूरत थी, उसे घर का कोई कामकाज भी करना नहीं पड़ता था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या इन सब से लेना देना। मैंने ये बात जाकर अपनी पड़ोसन से कही तो पड़ोसन मुझे कहने लगी कि तेरे जेठ को किसी और औरत की ज़रूरत क्यों है। मैंने कहा कि क्या मतलब है। वह कहने लगी, तू ही उसके घर जाकर उसके बच्चे को संभाल ले तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, और वैसे भी बात तो यह घर की है ना। पड़ोसन की बात सुनकर मैं उसे कहने लगी, अरे तू पागल है क्या, वह मेरा जेठ है। ये सब अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि हम लोग रिश्ते में हैं। मेरी बात सुनकर मेरी पड़ोसन मुझे कहने लगी, अरे रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा, और वह तो तेरे पति का सगा भाई है, उसका काम भी हो जाएगा और तेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। मैं मन ही मन सोचने लगी और फिर मैंने कहा कि इस बारे में देखते हैं, पता नहीं मेरे पति को ये बात पता चलेगी तो वह क्या कहेंगे। बात ख़त्म करके मैं फिर अपने घर वापस आ गई। घर आई तो वही घिसी पिटी ज़िंदगी, सूखी रोटी और खाने को लाले पड़ते। मैं अपने बच्चे के लिए भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाती थी। मेरे जो जेठ जी थे वह विदेश में जाकर खूब कमाई करके हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ पर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। एक मेरे पति थे जो पूरे निठल्ले थे, दिन भर पीकर अपनी ज़िंदगी पूरी करते थे। सास के गुजर जाने के बाद मेरे पति को ऐसी नशे की लत लगी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा मुझ पर ही हाथ उठाने लगता। मैं भी अब अपनी इस घिसी पिटी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा था, इसी वजह से मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। अब घर आकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि मुझे जेठ जी को बता देना चाहिए कि मैं उनके बेटे की परवरिश करने के लिए तैयार हूँ। शायद वो मेरी वजह से ना कर दे, लेकिन मैं एक बार बात करके देखती हूँ। उन्हें कहूँगी कि मेरी हालात बहुत ख़राब हैं और मुझे उनके बेटे की परवरिश करके थोड़े बहुते पैसे भी मिल जाएंगे, उससे मैं अपना घर का गुजारा कर लूँगी। और वैसे भी जेठ जी को हमारे हालातों के बारे में अच्छे तरीके से पता भी था। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद की खातिर मुझे ये कदम उठाने के लिए मैं तैयार थी। हालांकि दूसरे बच्चे को गोद में भरना, अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे के खातिर मुझे ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। मैं सोचने लगी कि सबसे पहले मैं अपने जेठ जी से बात करूंगी। अगर वह मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए रख लेंगे तो मैं उनसे फिर तनख्वाह भी पूछूंगी। अगर उन्होंने मुझे तनख्वाह कम बताई तो मैं उनके बेटे की परवरिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था
और उसकी परवरिश के लिए भी मुझे उसको वक्त देना पड़ता था। और आज की तारीख में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि थोड़े पैसों से घर का गुजारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं भी मन में बैठकर यही बातें सोच रही थी कि तभी मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ। आज उसका मूड भी ठीक ठाक था। मैंने सोचा चलो इसी बहाने से इनसे बात भी कर लेती हूँ। मैं पानी देने के बहाने उनसे बात करने लगी, पर वह मुझे कहने लगे कि क्या बात है, आज तक तो तुमने कभी एक गिलास पानी तक न दिया, आज क्या ज़रूरत आन पड़ी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि मैं जेठ जी के यहाँ काम कर लेती हूँ। यह बात सुनकर वह मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगे। इसके आगे मेरे से कह पाना बड़ा ही मुश्किल था। मेरे माथे से पसीने छूटने लगे, कहीं मेरा पति मुझे ही उल्टा चाटा न दे मारे। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, जेठ जी कुछ दिनों पहले मुझे कह रहे थे कि उन्हें अपने बेटे की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। अगर मैं उन्हें बता दूं तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं ही उनके बेटे की परवरिश कर लूं तो इसके बदले मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी और हमारा घर का गुजारा भी हो जाएगा। जब मैंने पूरी बात कही तभी मेरे पति के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया और वह मुझे गुस्से से कहने लगे कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई के घर जाने की। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, तुम जो कमाते हो वह सारा का सारा अपने नशे में उड़ा देते हो, तो मेरे बच्चे का क्या होगा। मैंने कहा कि अगर वह मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देंगे तभी मैं काम करूंगी, नहीं तो मैं इनकार करके वापस चली आऊँगी। मेरे पति बार बार मुझे इनकार ही कर रहे थे, लेकिन मैं बार बार उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब मेरे पति ना माना तो मैं भी गुस्से से कहने लगी, तो फिर तुम ही कल से मुझे 500 रुपया हर दिन का दोगे, अगर नहीं दिया तो तुम घर पर मत आना, बाहर ही कहीं पड़े रहना। ये सुनते ही पति कहने लगा, ये कौन सी बात हुई। मैंने कहा ऐसी ही बात है, यहाँ पर मैं अपना खाना पीना नहीं देख पा रही, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे को कैसे तंदुरुस्त करूँगी, उसे भी पोषण की ज़रूरत होती है। फिर मेरा पति कुछ देर तक चुप रहा और फिर मुझे कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, अगर तनख्वाह कम हुई तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल ही उनसे बात करूँगी। अब मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, अगर हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं तो कितना ही अच्छा होगा। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी शुरू हो गया, तो मैं घर का कामकाज करके तुरंत अपने बच्चे को लेकर अपने जेठ जी के घर चली गई। मेरे जेठ जी का घर हमारे घर से पूरा आधा घंटा दूर था। जब मैं उनके बंगले पर पहुंची तो उनका बंगला बाहर से इतना खूबसूरत था कि मैं देखकर हैरान रह गई। यहाँ पर मैं हर बार आती जाती नहीं हूँ, जब कभी कोई बहुत ज़रूरत होती है तभी हम आते हैं, मान लो जैसे 1 साल में 2 बार, नहीं तो हमारा जेठ जी के साथ इतना कोई खास रिश्ता नहीं है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो जेठानी जी फ़ोन पर बात कर रही थी, दूसरी साइड उनका बच्चा जोरों से रो रहा था। जेठ जी ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे और मुझे देखकर कहने लगे, सावित्री तुम यहाँ पर। मैंने कहा हाँ जेठ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तभी जेठ जी मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। उनका कमरा देखकर मैं तो पूरा चौंक गई थी। उनका कमरा दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी जेठ जी मुझे कहने लगे कि हाँ बताओ सावित्री। मैंने कहा जेठ जी, आपने मुझे उस दिन कहा था ना कि आपको अपने बच्चे की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। तो जेठ जी मुझे कहने लगे, हाँ हाँ मैंने कहा तो था, वह औरत कहाँ है। जेठ जी की बात सुनते ही मैंने कहा कि वो औरत मैं ही हूँ। ये सुनते ही जेठ जी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने उन्हें कहा, जेठ जी आप गुस्सा मत होना, आपको आपके बेटे की परवरिश के लिए एक औरत की ज़रूरत है जो आप माँ का फ़र्ज़ निभा सके, और दूसरी तरफ मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आपके बेटे को संभालने से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो यह तो काफ़ी बेहतर रहेगा। जेठ जी मेरी बात सुनकर कहने लगे, तुम्हारा खुद का एक छोटा बच्चा है तो तुम कैसे मेरे बच्चे को संभालोगी। मैंने कहा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, मैं आपके बच्चे को भी अपने बच्चे जैसा ही परवरिश करूँगी। कुछ देर जेठ जी शांत रहे और फिर सोचने लगे और फिर मुझे कहने लगे कि अच्छा ठीक है। यह बात सुनकर मैंने कहा, जेठ जी तो फिर आप मुझे कितनी तनख्वाह देंगे। जेठ जी मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें महीने का 30,000 दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मैंने कहा कि क्या जेठ जी,
कहने वाले कि क्या तुम्हें ये रकम थोड़ी लग रही है। मैंने कहा कि नहीं नहीं। फिर मैं चुप हो गई। जेठ जी मुझे कहने लगे कि तुम आज शाम से ही बच्चे की परवरिश करने के लिए घर पर आ जाना। ये सुनकर मैं खुशी से वहाँ अपने घर वापस आ गई और मैं घर आकर अपने पति को बड़ी खुशी से यह बात बताई। मेरे पति भी ये बात सुनकर चौंक गए और वह कहने लगे कि एक मेरा भाई है जो इतना पैसा कमाता है और एक मैं हूँ जो नशे की लत की वजह से आज अपने बच्चे को अच्छी खुराक भी नहीं दे पा रहा। ये सुनते ही मैंने कहा कि आप चिंता मत करें, हमारे घर के हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब मैं दिन भर का काम जल्दी जल्दी करने लगी ताकि मैं शाम को उनके बच्चे की परवरिश करने के लिए जा सकूं। घर का काम करने के बाद मैं अपने जेठ जी के घर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने अपने साथ अपने बच्चे को गोद में उठाया भी हुआ था। आधे घंटे के सफ़र के बाद जब मैं उनके बंगले में दाखिल हुई तो जेठानी जी मुझे नाक चढ़ाते हुए कहने लगी, पता नहीं मेरे पतिदेव को आखिर क्या हुआ है, वह बच्चे की खातिर किसी भी गरीब औरत को घर में बुला लेते हैं। जब जेठानी ने ये मुझे बात कही तो ये बात मुझे बड़ी ही ख़राब लगी थी। मैं मानती हूँ मैं बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन रिश्ते में मैं उनकी देवरानी लगती हूँ। वह कम से कम इस रिश्ते का तो लिहाज कर सकती थी ना। लेकिन मैं ज़्यादा बहस न की और फिर चुपचाप मुझे जेठ जी की आवाज़ आई और फिर वह मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। कमरे में जाते ही जेठ जी मुझे कहने लगे कि देखो, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है। मेरी पत्नी जो है वह ज़्यादातर अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती और वह ज़्यादातर किटी पार्टी शॉपिंग वॉपिंग में बिज़ी रहती है, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती। मैं तुम पर विश्वास रख सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि यह ना हो कि तुम यहाँ अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देने लगो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी बहुत ही छोटा है और उसे भी एक माँ की ज़रूरत है। तो तुम कैसे मेरे बच्चे को माँ जैसा प्यार दोगी। यह बात सुनते ही मैं जेठ जी से कहने लगी कि जेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपके बच्चे में कोई भी फ़र्क नहीं देखूंगी, उसे भी माँ की ममता जैसा ही प्यार दूंगी। मैं एक नौकरानी के साथ फिर कमरे में चली गई। वह कमरा उस बच्चे के लिए बना हुआ था। वह बच्चा बहुत ज़ोरों से रोए जा रहा था। शायद वह भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले लगा लिया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह बच्चा भी सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देकर मेरा बेटा बड़ा ही गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त जेठ जी का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी। कुछ ही देर में जेठ जी का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहक गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसे लिटाऊं कहाँ। बेड तो जेठ जी के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर बैठ गई। अभी कुछ देर ही हुई थी, मुझे वहाँ बैठे हुए कमरे का दरवाज़ा खुला। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई और उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया था। मैं उसे हैरत से देखने लगी, लेकिन वह मुझे कहने लगी, मालिक कह रहे हैं इस दूध को तुम खुद पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी, वह भी सारे के सारे तुम्हें ही खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मैं बड़ी हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे खाऊंगी। वो नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रहे थे आप अच्छा खाएंगी, अच्छा पिएंगी, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास भी पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घुट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ ही साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे न कैसे दिन दिखा ही देता है। कहाँ मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज़ें ला कर रखी थी, सिर्फ इस जेठ जी के बच्चे की वजह से।
4-5 दिन में मेरी सेहत काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वह यह थी कि जब भी जेठ जी के बच्चे को कमरे में लेकर आती तो कुछ देर बाद जेठ जी किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता और मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा करता। मुझे उलझन सी महसूस होती थी। फ़ौरन ही मैं उस बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने जेठ जी की हरकत बहुत बुरी लगती थी। वह क्या कमरे में बिना इजाज़त चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर एक दिन मैंने गुस्से में उन्हें कह ही दिया कि देखें, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं आप। मेरी बातें सुनकर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। वह कहने लगा, सच्ची सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी बताइए। वह कहने लगे, देखो, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ें पेश करता हूँ वह सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये वहम रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा उसे तवज्जो देती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया। वह क्या समझता था? वह मुझे क्या बेईमान समझ रहा है? उसके फिक्र में मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी, उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसके बेटे को भूखा रखूँगी। मैंने कहा, जेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वक्फा भी करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, आप किसी और औरत को रख लें। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया था, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ और न रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी बखूबी निभा रही थी। जब तक मैं वहाँ होती थी उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बदलती रहती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती थी। उसी रात मुझ पर एक मुसीबत भी टूट पड़ी। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बजे मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया कि किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति को दिल का अटैक आया है। यह मैंने सुना ही था कि मैं अस्पताल पहुंची और मेरे पति की मौत हो चुकी थी। जब मुझे डॉक्टर ने आकर यह खबर दी कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं वहीं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूँगी। हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं ही रोते रोते मेरी गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को यह खबर भी ना थी कि उसके बाप का देहांत भी हो चुका था। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो और यह बच्चा मासूम सा। आगे की ज़िंदगी तुम दोनों कैसे काटोगे? तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। मैं शौक से बैठी थी कि जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर उस बड़ी सी गाड़ी को देख रहा था, या फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मैंने जेठ जी को देखा। जेठ जी सबको नज़रअंदाज करते हुए भागते हुए मेरे पास आए थे। हालांकि नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि उन्हें यह खबर मिल चुकी है कि उनके भाई की कल रात को मौत हो चुकी थी। वह मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो जेठ जी मुझे कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस दिन रात रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं तो भला मैं उसकी मुँह बोली माँ पर एकदम कैसे यकीन कर सकता था। जेठ जी ने जब ये बात कही तो वह मुझे अपनी जगह पर ठीक ही लगे थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी ख़त्म होने को था। वहीं मुझे बार बार नौकरानी का फ़ोन भी आ चुका था
कि जेठ जी का बेटा बड़ा ही बीमार है, वह सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम सा बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे ना फिक्र कर सकती थी। इसी रोज मैंने जेठ जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बड़ी सी गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं जेठ जी के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे जेठ जी के बच्चे को गोद में उठाया तो वह फ़ौरन खामोश हो गया और वह मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत हो चुकी थी, हर वक्त वह मेरे पास ही रहता। यह देखकर जेठ जी बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लो। जेठ जी की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो जेठ जी का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका ख्याल भी रखा करते थे और जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेकर आते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आया करते थे। तो जेठानी जी का भी कुछ अता पता भी नहीं था। वह कब घर आ रही हैं, कब घर से जा रही हैं, जेठ जी को भी खबर ना थी। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ किटी पार्टी होती थी। कई बार तो वह दूसरे मुल्क अपनी सहेलियों से भी मिलने के लिए जाया करती थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता था। अक्सर एक दिन जेठ जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। मैं क्वार्टर जाने लगी तो जेठ जी मुझे कहने लगे कि आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही आकर शांत होता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को जेठ जी का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध देने लगी, मगर तभी जेठ जी कमरे में चले आए और मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर जेठ जी के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी अब कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर जेठ जी मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। जेठ जी कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं इसकी माँ का दर्जा दूँ। इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जेठ जी की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फ़ौरन कहने लगी कि मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है, मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ। अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन ही वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर जेठ जी कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। जेठ जी का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उसे तो अमीरों वाला आराम और ऐशो आराम मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे की भविष्य को देखा तो मजबूरन मुझे जेठ जी का फैसला मानना पड़ा, मगर मुझे जेठानी की तरफ से बड़ी बेचैनी थी। जैसे ही मैं जेठ जी से शादी करने के लिए हामी भरी तो जेठ जी ने फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चीखती चिल्लाने लगी, मगर जेठ जी ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए। अब तक वह जितना ऐश और आराम कर रही थी वह जेठ जी के पैसों से ही था। जेठ जी ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब जेठ जी की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं जेठ जी के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे एक डर से बंद रास्ते खोल दिए और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।